Hello, welcome to our channel Anna Indian Po। आज जो इलेक्शन हुए 2023 के 5 स्टेट में, उसमें से 4 स्टेट के रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस वेबसाइट पे। तो उसी का हम आज आकलन करेंगे। इसमें से एक जो स्टेट है मिज़ोरम, उसका आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिजल्ट टेंस फ्रॉम मिज़ोरम स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM ऑन 4 दिसंबर। मतलब आज 3 दिसंबर 2023 है, कल इसकी काउंटिंग होगी। तो आइए हम अभी पता करते हैं कि बेसिकली मेन स्टेट जिनके ऊपर बहुत सारा फोकस था, जैसे कि मध्य प्रदेश और दूसरा स्टेट है राजस्थान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 164 सीटें आई है, जबकि कांग्रेस को आई है 65 सीटें, और एक जो सीट है ये अन्य पार्टी के खाते में गई है। तो पहले हम मध्य प्रदेश का विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में किस वजह से हारी और बीजेपी किस वजह से जीती। तो बीजेपी की शानदार जीत हुई है, यहाँ पे 163 सीट मिले 163, और कांग्रेस को मिली है 66 सीटें, 66 ओनली। अभी जो फिलहाल 9:53 हुए हैं, लगभग 10 बजे का समय है, इसमें मेजॉरिटी सीट जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस 60 सीटें जीत चुकी है और 6 सीटों पे आगे है, और बीजेपी 8 सीटों पे आगे है। अभी हम इस चुनाव के डिटेल्स में जाएंगे कि जैसे कि अभी ये आगे आगे बढ़ते हमें ये पता चल रहा है कि वोट प्रतिशत एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चुनाव के विश्लेषण में। यहाँ पे कांग्रेस को मिली है लगभग 40.40 40.40 सीट्स, 40 वोट शेयर मिला है, और बीजेपी को मिला है 48.56। ये लगभग अराउंड 8% का डिफरेंस दोनों ही पार्टी के बीच में है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने 0.46 सीटें ली है, सॉरी सीटें नहीं, 0.46 वोट प्रतिशत है, और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनका है 3.4% वोट शेयर। तो ये एक्चुअली ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये नेशनल लेवल पे कई जगह पे कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है, और ये पार्टी आज की तारीख में भले ही नेशनल लेवल पे उतनी सक्रिय ना दिखे, फिर भी इनका एक वोट बेस जो नेशनल लेवल पे हर स्टेट्स में है, इनका 2%, कहीं पे 3%, कहीं पे 1-1.5% भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करता है। अगर देखा जाए तो अगर यही वोट प्रतिशत अगर 3.4 का जो है वो अगर कांग्रेस के खाते में होता तो उनके 43 पॉइंट अराउंड 8, लगभग 44% का होता, और अभी जो नंबर ऑफ सीट जो दिख रही है कांग्रेस को 66 और इनको 163, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है एक्चुअली। चलिए, सब जन बोल रहे थे कि नेक टू नेक फाइट होगी यहाँ पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, वन साइडेड इसकी जीत हुई है। इसके कारण ये है कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। अगर आप पहले के इलेक्शन देखे मेरे, 2018 के इलेक्शंस जो हुए थे, जिसमें एकदम नेक टू नेक फाइट हुई थी, और उसमें 115 के करीबन सीट, 115 से 120 सीट कांग्रेस को मिली थी, और बीजेपी को करीबन 100-105 के करीब सीट थी उस समय। तो उस समय सरकार बनी, साल भर सरकार चल भी रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है या कांग्रेस को कांग्रेस ही गिराती है। 2018 में जो जीता हुई बाजी इन्होंने जो हारी थी, जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, इन्होंने दोनों में, ये जो स्टेट लीडर्स दोनों हैं,
और तीसरे स्टेट लीडर थे वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश कर दी और उनके बारे में उनके खिलाफ कई टिप्पणियाँ की, और जिसका अंजाम यह हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से निकल गए। लगभग 27 के करीब विधायक लेके निकले और इनकी जो बनी बनाई सरकार थी, जो 2018 में इनको मैंडेट मिला था, तो इनकी सरकार गिर गई 2019 में। तो इससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। इस बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी है नहीं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इस बार तो कुछ अजीब ही गरीब यहाँ पे दिखाई दिया। ये चीज़ दिखाई दी कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, इन दोनों के बीच में क्लैशेस दिखाई दिए कुछ हद तक। जो सीटों का बंटवारा था उसमें कुछ कैंडिडेट्स को दिग्विजय सिंह फेवर कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी अपना कैंडिडेट रखना चाहते थे। कुछ जगह दिग्विजय सिंह चाहते थे एक कैंडिडेट, तो कमलनाथ जी दूसरा चाहते थे। कुछ जगह पे कमलनाथ जी एक चाहते थे तो दिग्विजय सिंह दूसरा चाहते थे। इनकी दोनों की जो टसल फाइट थी विद इन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी, इसने ये सब खेल बिगाड़ दिया बॉस। एक सीट और बढ़ गई है कांग्रेस की, अभी देख सकते हैं आप, 60 से 61 हो गई है। लेकिन इनके दोनों के वजह से, इनके दोनों के आपस में प्रभुत्व जो ये स्थापन करना चाहते थे विद इन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी, इसके वजह से कांग्रेस वहाँ पे हारी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा टिकट फॉर ग्रांटेड भी लिया कि भाई चलो 18-19 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को, और ये हम लोग इलेक्शन कैसे न कैसे भी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली बीजेपी का एक मूव बहुत स्मार्ट रहा, वो ये रहा कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है, इनको उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। वो बहुत सारे चैनल्स लोग और मीडिया ये बोलती थी कि भाई ये इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ये फ़ायदे में ऐसे बदल गया कि जो वहाँ की जो महिलाएं थी, उनका शिवराज सिंह चौहान के प्रति मतलब एक आस्था थी वहाँ पे। और जब ऐसा लगा कि जैसे लाडली बहना योजना हो या और भी कई महिलाओं के पक्ष में उन्होंने योजनाएं बनाई, तो उसे महिलाएं तो शिवराज सिंह चौहान के शासन से खुश थी मध्य प्रदेश की। और जब उनको ऐसा लगा कि भाई इस समय शिवराज सिंह चौहान पे मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी उनके ऊपर भरोसा नहीं रख रही है, उनको थोड़ा साइडलाइन कर रही है, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान को एक बात माननी पड़ेगी कि वो डटे रहे। वो हर एक इलाके में मध्य प्रदेश के घूमे, उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रचार किया, पार्टी के लिए फाइट किया, और कहीं ना कहीं स्टेट की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया बीजेपी को। नहीं, हमको शिवराज सिंह चौहान ही चाहिए। अभी जो मैंडेट आया है, मुझे तो ये लगता है कि जो बीजेपी जीती है वो वहाँ के महिलाओं के कारण जीती है मध्य प्रदेश की, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के फेवर में ये मैंडेट दिया है। और शिवराज सिंह चौहान के प्रति कहीं ना कहीं सिंपैथी क्रिएट हुई वहाँ पे। जब उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो लोगों को लगा कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान को हमको मजबूत उनके पीछे खड़ा रहना जरूरी है इस समय में, कठिन परिस्थिति में। और लोग खड़े हुए और बढ़ चढ़ के वोट दिए। उन्होंने देखा तो वोट प्रतिशत भी बढ़ा पिछले चुनाव के मुताबिक। ओवरऑल वोट प्रतिशत जो है वो 4-5%, 3-4% से बढ़ गया। वो सब वोट प्रतिशत में ज़्यादातर महिलाओं के हिस्सा था, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया। और इसी की बदौलत ये मासिव विक्ट्री हुई है। ये जो दिख रहा है हमको, दिस इज़ मैसिव विक्ट्री। 155 सीट्स है, और यहाँ पे ये देखो 163 तक टोटल गई है। तो ये रही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की वजह और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत की वजह। अब हम निकलते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात ही कुछ और है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। वो रिवाज राजस्थान की जनता ने कायम रखा। ये एक पॉइंट हुआ एक्चुअली। लेकिन
कांग्रेस को यहाँ पे गेन हुआ है बॉस। कांग्रेस ने यहाँ पे हारा जरूर है, लेकिन फाइट ज़बरदस्त दी है। अशोक गहलोत जी ने अंतिम क्षणों में जो फाइट दी है बीजेपी को, उसका अप्रिसिएशन तो करना चाहिए। और बीजेपी भी शायद अंदर ही अंदर तौर पे बोल रही होगी कि भाई अशोक गहलोत ने कड़ा मुकाबला दिया। लेकिन इसमें कांग्रेस की जो हार की बड़ी वजह है, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव मनमुटाव है, ये बहुत बड़ी वजह है बेसिकली। अगर ये दोनों इकट्ठे शासन चलाते, 5 साल अच्छे से शासन चलाते, लोगों के सामने ये दिखाते कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, तो कहीं ना कहीं शायद ये रिवाज टूटता। और इस बार शायद वो 5 साल में हर बार सरकार जो बदलने की, जो राजस्थान ऊट करवट लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, वो इस समय करवट नहीं लेता। वो एक ही करवट पे सोता या एक ही करवट पे बैठता। लेकिन इन दोनों को साथ में रहना चाहिए, अंत तक साथ में रहना चाहिए था, लेकिन हो नहीं सका। और इसका ये नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ पे हार गई और बीजेपी को एज मिल गई, और वो एज इतनी मिल गई कि उन्होंने 115 सीट ले ली। अब फिर से यही बीएसपी फैक्टर, यहाँ पे बीएसपी फैक्टर है। एक आरएलडी पार्टी है, राजस्थान की लोकल पार्टी है, उन्होंने भी काफ़ी वोट प्रतिशत खाया। 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, उन्होंने भी काफ़ी वोट्स गेन किए। देखा जाए तो बॉस, ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अकेले लड़े, पुरजोर से लड़े। सचिन पायलट जी का जो इतना समर्थन पूरे शासनकाल में चाहिए था, उतना उनको नहीं मिला। और इनके दोनों के झगड़े, इसके वजह से जनता भी त्रस्त हुई, बोले कि इनके अंदर ही यूनिटी नहीं है, तो हम इन्हें फिर से क्यों चुना जीत के थे। ये एक सबसे बड़ी वजह रही कि कांग्रेस हार गया। अभी एक वोट प्रतिशत का आकलन कर लेते हैं। 39.53, लगभग 40% के करीब वोट है, और बीजेपी के वोट प्रतिशत है 41.69। दोनों के वोट प्रतिशत में लगभग 2% का खाली डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे आप बीएसपी को देखते हैं, ये बीएसपी को 1.82% वोट है। तो बीएसपी अगर 1.82% वोट लेती है, तो अगर यही वोट प्रतिशत अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है या साथ में लड़ते, तो ज़रूर वहाँ पे नेक टू नेक फाइट होती है। और ये जो फिगर जो आपको दिख रही है 115 और 69, ये हो सकता है कि 94, 93 या 90, 55, 95, 90, 95 इस तरह की होती। और हो सकता है कि शायद कांग्रेस भी जीत भी जाती नेक टू नेक फाइट में, क्योंकि पिछले चुनाव में भी नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस ने एज हासिल करके फाइनल में उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। अभी ये दोनों स्टेट हमने देखे अभी फ़िलहाल, जैसे कि ये दोनों स्टेट है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनमें देखिए एक चीज़ है, 2018 में कहीं ना कहीं इसकी नींव पड़ी है, ये इस हार की, कांग्रेस की इस हार की ये नींव पड़ी है कि 2018 में 2 युवा चेहरे थे दोनों स्टेट में, एक जगह थे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरी जगह राजस्थान में थे सचिन पायलट। दोनों जगह पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की युवा पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन जो लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं जनता भी ये चाहती थी कि युवाओं को प्रोत्साहन मिले और उनको कांग्रेस पार्टी ने आगे करना चाहिए, वो उनको चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री की। राजस्थान में सचिन पायलट जी को मिलनी चाहिए थी, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, लेकिन वो हो न सका। और कांग्रेस का जो केंद्रीय आला कमान है, वो आखिरकार जो बुजुर्ग लीडर्स है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अशोक गहलोत, इनके सामने कहीं ना कहीं इनके फेवर में चला गया, क्योंकि इनके सीनियरिटी के दबाव में आके, या वो कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो
ओल्ड लीडरशिप है। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया और अशोक गहलोत जी को राजस्थान में बनाया। अगर यही कांग्रेस 2018 में ये करती कि वो कमलनाथ जी को मना लेती कि भाई अभी युवा जनरेशन को थोड़ा मौका दो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनने दो, आप उनके मेंटर रहो, गाइडर रहो, और आपका जो मेन रोल है वो केंद्र में है। आने वाले 2019 के जो इलेक्शंस है केंद्र में, तो उसमें आपको बड़ा रोल प्ले करना है और उसमें हमें पुरजोर मेहनत करके वो जीतनी है कि जिसमें आपको बड़ा रोल मिल जाए। वही एश्योरेंस वो गहलोत जी को भी दे सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग लीडरशिप, ओल्ड लीडरशिप पे ही रिलाय करना पड़ा। इसमें कमलनाथ जी फेल हो गए, लेकिन अपने गहलोत जी बाजी मार लिए। उन्होंने 5 साल शासन किया, लेकिन इस बार हार गए 2023 के इलेक्शन में। तो ये मोटा मोटी विश्लेषण है अपना। तेलंगाना में हम आते, तेलंगाना में जो 64 सीट्स मिली है कांग्रेस को, जो 39 सीट्स मिली है बीआरएस को, बीआरएस ने, केसीआर ने वहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई डेवलपमेंट नहीं किया, काफ़ी डेवलपमेंट किया और जनता उनसे खुश भी थी। उन्होंने 2 टर्म दिए उनको, लेकिन तीसरा टर्म नहीं दे पाई क्योंकि शायद जनता ये सोच रही थी कि चलो 10 साल हमने केसीआर जी को दिए, अभी किसी और पार्टी को मौका देके देखते हैं। ये एक वहाँ पे कहीं ना कहीं भावना थी जनता के मन में। दूसरी ये चीज़ है कि बीजेपी ने जो परिवारवाद है जो केसीआर जी का, क्योंकि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटर तेलंगाना स्टेट का वो सारा उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो ये परिवारवाद, फिर से वो भ्रष्टाचार के केसेस, करप्शन के केसेस, ईडी के रेड्स, इसके वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है केसीआर जी की और उनकी पार्टी की, उसको कहीं ना कहीं डॉन्ट पड़ गया। और दूसरा ये था कि पहले टीआरएस पार्टी थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और बाद में तुरंत भारत बीएचआरएस बन गई। उससे तेलंगाना की जनता ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनकंफर्टेबल, असंतोष क्रिएट हो गया कि भाई ये तो जिन्होंने तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जो फाइट की, तो टीआरएस के नाम पे पार्टी थी पहले, अब तो इनकी एम्बिशन बढ़ गई है भारत के लेवल पे। उसी समय ये महाराष्ट्र स्टेट में भी केसीआर बहुत सारे दौरे करने लगे, तो महाराष्ट्र में दौरे करते करते अपनी स्टेट के राजनीतिक नब्ज पकड़ने में चूक गए। तो ये मोटा मोटी ये सब कारण है। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने वहाँ पे तेलंगाना में ली, उसका कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा हुआ है, जिससे उधर का जो कैडर है वो फिर से उनके अंदर चेतना क्रिएट हुई, और चेतना की वजह से ही कांग्रेस वापस जीती है। तो ये रहा अपना तेलंगाना का हाल। आखिरी स्टेट लेते छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कहानी है वो इर्द गिर्द भूपेश बघेल जी के आसपास घूमती है। छत्तीसगढ़ में मिली है बीजेपी को 54 सीटें जो अप्रत्याशित है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी वहाँ जीतेगी, सबने बोला था कि कांग्रेस जीतेगी, कुछ ने कम मेजॉरिटी के साथ, कुछ ने अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी है। ये थोड़ी अप्रत्याशित जीत है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित हार, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रांटेड लिया गया है, ऐसा लगता है भूपेश सिंह बघेल जी की ओर से कि कहीं ना कहीं हमने काम किए और जनता हमको ही चुन के देगी। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में जितना ज़ोर लगाना चाहिए था उतना उन्होंने लगाया नहीं। दूसरी बात, जो महादेव घोटाले आपका जो एलिगेशन लगा उन पे, वो जो एक माहौल क्रिएट किया बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सक्सेसफुल हुई है। और ये मोटा मोटी ये 2 रीज़न है कि ग्रांटेड लेना कांग्रेस की ओर से इस चुनाव को कि हम ही जीतेंगे। दूसरी बात, ये जो एलिगेशन हुआ इनके वजह से कांग्रेस का खेल बिगड़ गया और वहाँ पे बीजेपी ने बाजी मार ली, कांग्रेस हार गई। अब आते हैं ओवरऑल परसेप्शन की ओर से। ओवरऑल इस चुनाव का अगर एनालिसिस किया जाए तो लगभग हर स्टेट में लगभग 40% के करीब कांग्रेस को वोट मिले हैं। 3 स्टेट में हारी है, लेकिन 40% का वोट शेयर मैंडेट उन्होंने बरकरार रखा है। दूसरी ओर बीजेपी ने मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव जीता है। उन्होंने
45% क्या, लगभग छत्तीसगढ़ में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ जीता है, फिर राजस्थान में भी जीता है करीबन 41-42% वोट शेयर के साथ। लेकिन कांग्रेस ने लड़ाई जरूर लड़ी है इधर, चूंकि कई मसलों पे, कई परसेप्शंस पे, कई अपने और कॉन्फिडेंस में, और कई अंदरूनी झगड़ों के वजह से। तो ये एक कारण, अगर इन चीज़ों पे अगर कांग्रेस वर्कआउट करती है आने वाले चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के चांसेस बेहतर है कि उनकी सीटें लोकसभा में बढ़ जाए। आज के तारीख में हम इतना पूरा नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी लोकसभा में, लेकिन ज़रूर बीजेपी को नेक टू नेक या नेक टू नेक के करीब फाइट दे सकती है। तेलंगाना में भी अच्छा प्रतिशत वोट शेयर है, तो तेलंगाना ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस इलेक्शन का, 2023 में जो 5 स्टेट है। साउथ में 2 बड़े स्टेट्स आज की तारीख में कांग्रेस के पास है, तेलंगाना भी और कर्नाटक। ये कांग्रेस को पूरे साउथ इंडिया में बहुत एनर्जी देगी दोनों स्टेट। और इस दोनों स्टेट में जो इनकी जीत है, इनकी जो सरकार स्थापन हुई है, अगर इसको वो लोग बरकरार रखते अच्छे से लोकसभा इलेक्शन तक, तो ज़रूर साउथ इंडिया में लोकसभा की अच्छी खासी सीटें कांग्रेस बटोर सकती है, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और देखते हैं अभी आगे क्या होगा। आप देखते रहिए NI इन्फो, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।